प्लेसिंग से पहले हम जान लेते हैं अगर प्रॉपर वे में प्लेसिंग नहीं करेंगे तो हमको किस तरह का कंडीशन फेस करना पड़ सकता है। तीन चार फोटोज है, देख लेते हैं। पहले ये फोटो देखिए, एक पेयर का फोटो है। डिशटरिंग होने के बाद में देखिए कितना अच्छा क्लैरिटी है, कितना अच्छा उसका सरफेस फिनिशिंग है। पर उस कंडीशन देख के ये वाला थोड़ा देखिए कैसे दिख रहा है ये। इसमें हमारा रेनफोर्समेंट पूरा एक्सपोज हुआ है, कंक्रीट सही से अंदर गया नहीं है। अंदर कितना कैविटी है वो भी हमको दिख रहा है, बराबर से हम अज्यूम कर सकते हैं कैसा हो सकता है। तो ये कंडीशन है। तो ऐसा कंडीशन आएगा तो डेफिनेटली आगे वाला हमारा क्या रिजल्ट हमको फॉलो करना पड़ेगा, आपको तो पता ही है, डेफिनेटली तोड़ना पड़ेगा। जब तोड़ने जाएंगे तो बनाने के लिए खर्चा हुआ था, दोबारा बनाएंगे उसका खर्चा होगा, तो कॉस्ट कहीं ना कहीं कोई ना कोई बियर करेगा। हो सकता है कि हमारा ही जॉब चला जाए, हो सकता है कॉन्ट्रैक्टर को दोबारा खर्चा करके करना पड़े, हो सकता है कंपनी को करना पड़े। तो कहीं ना कहीं से हम उसके लिए सफरर ही होते हैं। तो हमको ये चीज ध्यान रखना है कि अगर मैं बराबर प्लेसिंग नहीं करूं तो ये चीजें मुझे ही फेस करना पड़ेगा। दैट इज माई प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू द कास्टिंग प्रॉपरली। तो चलिए हम आगे कंक्रीटिंग स्टार्ट, कंक्रीट कैसे करेंगे, उसको प्लेसिंग कैसे करेंगे देख लेते हैं। उससे पहले प्लेन सीमेंट कंक्रीट और रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, दोनों में क्या अंतर है वो देख लेते हैं। दोनों में कुछ अंतर नहीं है, एक ही बड़ा अंतर है जो कि स्टील नहीं होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट में और स्टील होता है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट में। ये देखिए फुटिंग है, इसमें हम लोग रेनफोर्समेंट स्टील सिया हुआ है, और रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट ये प्लेन सीमेंट कंक्रीट, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी टॉपिक पे चलते हैं, हाउ टू डू प्रॉपर प्लेसिंग ऑफ आरसीसी और प्रोसीजर ऑफ कंक्रीटिंग। अच्छा, टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोग कैसा वीडियो लग रहा है, कैसा आपको लग रहा है, थोड़ा मुझसे शेयर करिए, लाइक सब्सक्राइब करिए, और कुछ कमेंट्स है तो प्लीज बताइए। चलिए हम टॉपिक में चालू करने से पहले एक नोट दिया हुआ है उसको देखते हैं क्या है। इंश्योर द कंप्लीशन ऑफ रेनफोर्समेंट एंड फॉर्मवर्क। डेफिनेटली हम लोग कंक्रीट चालू करने से पहले अगर हमारा रेनफोर्समेंट फॉर्मवर्क कंप्लीट नहीं होगा तो हम लोग चालू कैसे करेंगे। हाँ, और क्या बता रहे हैं वो नोट में, कि वो खाली इंश्योर करेंगे नहीं, किसके अकॉर्डिंगली हमको करना पड़ेगा। वो ड्राइंग जो साइट में अवेलेबल है, जीएफसी एएफसी, इसका फुल फॉर्म क्या है, गुड फॉर कंस्ट्रक्शन और अप्रूव फॉर कंस्ट्रक्शन। उस ड्राइंग के हिसाब से हुआ है कि नहीं वेरीफाई करना पड़ेगा। ड्राइंग में अगर कुछ डायमेंशन दिया होगा, हमने दूसरा कुछ डायमेंशन का किया होगा तो गलत हो गया। या फिर प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हुआ है कि नहीं हुआ, हमारा प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट क्या है, या फिर प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान होता है उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हुआ है कि नहीं हुआ है। वो सब चीजें, इंस्पेक्शन टेस्टिंग प्लान है, क्वालिटी एश्योरेंस प्लान है, इंडियन स्टैंडर्ड भी एक मेजर रोल प्ले करता है। वो सब के हिसाब से अगर हमारा काम कंप्लीट हुआ हो, रेनफोर्समेंट एंड फॉर्मर, तभी जाके हम लोग कंक्रीट प्लेसिंग के लिए जाएंगे। अभी सोच लीजिए कि हमारा काम पूरा कंप्लीट हो गया, हम लोग कंक्रीट प्लेसिंग चालू कर रहे हैं, तो अब हम लोग क्या क्या पॉइंट्स फॉलो करके करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोवाइडिंग प्रॉपर बॉन्डिंग ऑफ कंक्रीट विद द एग्जिस्टिंग कंक्रीट सरफेस। अभी मेरा कंक्रीट सरफेस एग्जिस्टिंग कहाँ कहाँ पे रहता है, जहाँ पे मेरा स्लैब है, मैं ऊपर कंक्रीट कर रहा हूँ, तो स्लैब के ऊपर कंक्रीट के ऊपर कंक्रीट जा रहा है, तो नीचे वाला जो कंक्रीट सरफेस हो गया क्या, एग्जिस्टिंग कंक्रीट सरफेस। या फिर बड़ा वाला एक बिल्डिंग है, अपार्टमेंट है, एक ऑलरेडी एक स्लैब हो चुका है, उसके बाद में दूसरा एक पोर करने वाला हूँ, तो उसका जो साइड का जो जॉइंट कर रहा हूँ, जहाँ पे एक स्लैब है उसका स्लैब के साइड वाला, तो भी एक मेरा एग्जिस्टिंग कंक्रीट सरफेस हुआ। जहाँ पे पुराना वाला कंक्रीट है उसके साथ में नया वाला कंक्रीट जोड़ रहा हूँ, तो वहां पे मुझे बंडिंग करने के लिए कुछ ना कुछ बंडिंग केमिकल देना ही पड़ेगा, नहीं तो सीमेंट से दे सकता हूँ। ऐसा तो नहीं कि हमको खाली बंडिंग केमिकल ही देना पड़ेगा, पर वो देना जरूरी है वहां पे, नहीं तो जो हमारा कंक्रीट है उसका जो उसके अंदर जो मॉइस्चर है, अगर ये ड्राई रहेगा या कुछ बंडिंग बराबर से नहीं रहेगा तो डेफिनेटली वहां पे बंडिंग बराबर से नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। नीड टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट नंबर्स ऑफ वाइब्रेटर एंड इट्स प्रॉपर यूज। सफिशिएंट नंबर्स क्यों, हम लोग तो एक ही करेंगे, अगर वो एक खराब हो गया तो हमको डेफिनेटली दूसरे के लिए वेट करना पड़ेगा। दूसरा हमारे पास है नहीं तो काम बंद नहीं कर सकते, तो हमारे पास एक एडिशनल रखना ही पड़ेगा स्पेयर में। और वो जो रखे हैं उसमें हम बराबर से कंपैक्ट हो रहा है कि नहीं उसको भी इंश्योर करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो इस तरह का कंडीशन हमको झेलना पड़ेगा, और कोई हमको रास्ता ही नहीं। हो सकता है कि ऐसा ना हो, पर हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि ऐसा ना होगा। प्रॉपर वे में काम करेंगे तब जाके हमको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं। हाँ, अभी देखिए एक मिलर का फोटो है। अभी कंक्रीट साइट पे आने के बाद में जनरली क्या होता है ना, साइट में सभी कंक्रीट करने के टाइम बोलते हैं कि भाई टाइट हो गया, कंक्रीट टाइट हो गया, टाइट हो गया। तो हमको क्या करना चाहिए, पहला पॉइंट है कि साइड में पानी नहीं मिलाना चाहिए, अवॉइड एडिंग ऑफ एक्सेस वाटर एट साइट। ठीक है, और उसके बाद स्लम चेक करेंगे। अगर स्लम के अंदर में है, अगर स्लम जितना रिक्वायर्ड उसके अंदर में है, तो हमको आगे कोई पानी की जरूरत भी नहीं है। अगर कंक्रीट होते होते, क्योंकि 1 घंटा 2 घंटा कंक्रीट जाने के बाद अगर स्लम डिक्रीज होता है, तब जाके हम जहां भी इंजीनियर इंचार्ज जो भी रहेंगे, क्वालिटी इंचार्ज जो भी रहेंगे, उनसे पूछ के परमिशन लेके ही हम लोग साइट पे
रीडोजिंग करेंगे, एडमिक्सर ही मिलाएंगे। अब ये पॉइंट देखिए, प्रॉपर कंक्रीट स्लम टू बी मेंटेन एट आरएमसी बैचिंग प्लांट ड्यूरिंग लोडिंग ऑफ कंक्रीट। जो भी हमको रिक्वायरमेंट स्लम में हम प्लांट से ही करके लाएंगे, हम लोग साइड पे करेंगे ही नहीं। इनके साइड पे कुछ इशू आया, हमको डाउन स्लम डाउन हो गया, तब जाके हम लोग रीडोजिंग करेंगे, अदरवाइज हम लोग प्लांट से ही लेके आएंगे। ठीक है, और उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट। ड्यूरिंग कंक्रीट it is to keep in mind to verify the support of formwork and immediate support to be provided in case of any bulging form। अब ये सपोर्ट दिया है, फुटिंग देखिए, ये फाइल क्या पे, उसमें हम लोग सपोर्ट देके सब कुछ करके रखा है। सपोज करिए कंक्रीट करने के टाइम वहां पे बल्जिंग दिखाना चालू हो गया, तो फिर अगर ऐसे छोड़ते रहेंगे तो पूरा भाग भाग के पूरा कंक्रीट इतना पड़ेगा तो पूरा बोर्ड चला जाएगा, कंक्रीट हमारा नीचे जाएगा, हमारा स्ट्रक्चर भी पूरा टेढ़ा मेढ़ा होगा। तो उस टाइम को क्या करना चाहिए, हमको अपने कंक्रीट के टाइम पे ही कारपेंटर्स को दो रखना पड़ेगा, ताकि कहीं पे अगर सिम्टम दिख रहा है कि भाई बल्जिंग होना चालू हो रहा है, तो सडनली हमको एडिशनल जैक देके उसको हम सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा इमीडिएटली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, स्लरी लीकेज इज ए मेजर फैक्टर। डेफिनेटली स्लरी लीकेज होगा तो मतलब हनीकम आएगा ही आएगा। तो अगर ऐसा कुछ हनीकम आएगा तो हम लोग क्या करेंगे उस स्ट्रक्चर को, फिर वो इशू है, उसको रेक्टिफिकेशन के लिए अलग से दुनिया दुनिया प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, वो भी इतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। तो हमको ये पॉइंट देते हैं, स्लरी लीकेज इज ए मेजर फैक्टर टू फाइंड हनीकम इन पोस्ट कंक्रीट। ऑल द क्लोज्ड कैप्स इन फॉर्मवर्क टू बी फ्रीक्वेंटली वेरीफाइड ड्यूरिंग कंक्रीटिंग। अब ये वाला देख सकते हैं, ये हमारा रेडी है, इसका हम लोग को हो सकता है कोई प्लाई का जॉइंट हो, बोर्ड का जॉइंट हो, या कोई टायरड होल पहले से हो, उस सबको हम लोग क्लोज किए हुए हैं। कंक्रीट करने के टाइम इनकेस वो निकल गया तो हमारा काम क्या है, पहला प्रायोरिटी उसको हम साथ साथ क्लोज कर दें। अगर खुला रहेगा तो स्लरी लीकेज होएगा, तो ये वाला कंडीशन आने का चांसेस है। ठीक है, तो वो सब चीजें को हमको इंश्योर करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, आज कवर इज ए मेजर फैक्टर फॉर स्ट्रक्चरल ड्यूरेबिलिटी। अब ये वाला देख सकते हैं आप, ये हमारा कंक्रीट है, कंक्रीट का कवर 50 mm है, लेकिन मुझे कितना mm दिख रहा है, 10 mm भी नहीं है। हमारा आईएस जो 456 जो बोल रहा है हमको कितना, +10। अच्छा, हम आईएस कोड के ऊपर बाद में जाएंगे, उसके ऊपर हम बाद में डिस्कशन करेंगे दूसरा वीडियो में। अभी हम लोग पहले देख लेते हैं हमको क्या क्या प्लेसिंग मिली चाहिए। तो हमको ये वाला कवर जो है जितना रिक्वायर्ड है उतना नहीं है, जिसका नहीं है तो हमारा क्या होगा, वही ड्यूरेबिलिटी का इशू आएगा, तो सबको हमको भी देखना पड़ेगा। तो कंक्रीट करने के टाइम हमको मेसन को ये ध्यान रखना है कि कहीं अगर कवर लग दिया हो या गिर जाता है तो साथ साथ उसको लगा दे, जैसे तैसे कंक्रीट करके ना जाए। कुछ भी इशू उनसे नहीं हो पा रहा है तो डेफिनेटली वो अपने सुपरवाइजर को बोल के कुछ भी करके, या फिर हम ही वहां खड़ा होकर उसको रेक्टिफाई कराना ही पड़ेगा, ऐसे हम नहीं छोड़ सकते। कवर हमारा एसेंशियल है, बहुत एसेंशियल है, कंक्रीट करने के टाइम हमको चेक करना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जाते हैं, सरफेस फिनिशिंग टू बी डन प्रॉपरली बाय द टूल्स लाइक हैंड फ्लोट, स्ट्रेटेड एक्सेट्रा। डेफिनेटली हमारा कंक्रीट सरफेस है, ये कोई मेरा पीसीसी हो सकता है, कोई मेरा रैप टॉप हो सकता है, कोई कॉलम का टॉप हो सकता है, कोई स्लैब का टॉप हो सकता है। तो वहां पे मुझे ये फिनिशिंग तो करना ही पड़ेगा। मेरे पास अगर कोई टूल वगैरह बराबर से नहीं होगा, फिनिशिंग नहीं कर पाऊंगा, सरफेस फिनिशिंग खराब होगा, लेवल बराबर नहीं होगा, तो क्या करेंगे, तो मतलब नहीं रहेगा ना, हमको तो लेवल और फिनिशिंग तो करना ही पड़ेगा। तो वो भी हमारा बहुत जरूरी है। उसके बाद लास्ट पॉइंट पे आते हैं, अब ये है एक कॉलम टॉप है, कॉलम टॉप, पियरिंग टू पियर टॉप, या फिर कोई भी पाइल कैप टॉप, कहीं भी जाए जहाँ पे हमारा कंक्रीट कंटिन्यूएशन में आगे जाते हैं, जो डॉवल्स हमने छोड़े हैं और आगे एक्सटेंड होते होते जाएगा, तो वहाँ पे बंडिंग के लिए तो हम स्टार्टिंग से ही बात किए हैं। तो वो बंडिंग के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सीयर कीज देना पड़ेगा। हम लोगों ने यहाँ पे दिया, रनर पीस दिया है, इसको निकाल देंगे 2 घंटे के बाद में, थोड़ा टाइट होने के बाद, ताकि एक बंडिंग के लिए एक कंक्रीट सरफेस में थोड़ा लॉकिंग टाइप का हो जाएगा। अगर हम ये नहीं कर सकते तो रॉफ सरफेस दे सकते हैं, चाहे तो बड़ा बड़ा एग्रीगेट्स दे सकते हैं, या तो थोड़ा फिनिशिंग होने के बाद उसको ब्रूम कर सकते हैं। ब्रूम करने से इतना इफेक्टिव नहीं होता क्योंकि छोटा छोटा लगता है, थोड़ा सा डीपली हमको ब्रूम करना पड़ेगा। ये पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। एंड वेयर वी आर लिविंग डॉवल्स फॉर कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स प्रोवाइड शियर कीज और रफ कंक्रीट सरफेस, तो हमको करना ही पड़ेगा। तो हमको ये सब चीजें जो हम लोग डिस्कशन किए वो सब हमको पूरा ध्यान के साथ फॉलो करना पड़ेगा कंक्रीट प्लेसिंग के टाइम पे। ये सब करने से हम बहुत हद तक वो जो हमारा मेजर स्टील एक्सपोज हुआ, हनीकम्स हुआ, उस सबको हम अवॉइड कर सकते हैं, बल्जिंग हुआ, वो सब अवॉइड कर सकते हैं। अगर वो हम नहीं करते हैं तो हमारा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। तो आज के लिए इतने हैं फ्रेंड्स, थैंक यू।